गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप पढ़ रहे थे जीवन की उत्पत्ति, और जीवन की उत्पत्ति में हमने आपको दो प्रयोग भी बताए थे। एक था फ्रांसिस की रेड्डी का प्रयोग और दूसरा था लुईस पाश्चर का प्रयोग। तो फ्रांसिस की रेड्डी ने यह सिद्ध किया था कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, तथा लुईस पाश्चर ने भी अपने प्रयोग में भी यह सिद्ध किया कि जहाँ पर जीव होते हैं वहीं पर जीवों की उत्पत्ति होती है, बिना जीव के जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो ये थे हमारे जीवात्म उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद के हमारे प्रयोग थे, और उसी के बाद से हमारी जीवन की उत्पत्ति की जो आधुनिक परिकल्पना है वो किस प्रकार से हुई। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो भी यही है कि जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना। हेडिंग डालेंगे जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना। जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना यानी कि मॉडर्न हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस of origins of life, modern hypothesis of origin of life। तो देखिए बच्चों, यानी कि जो जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना है, यानी कि मॉडर्न जो परिकल्पना है वह क्या है, और इसमें किसने किसने अपने मत दिए हैं, तो पढ़ेंगे। जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जीवन की उत्पत्ति के बारे में यह सबसे आधुनिक, जीवन की उत्पत्ति के बारे में यह सबसे आधुनिक व सर्वमान्य मत है। आधुनिक व सर्वमान्य मत है। रूस के वैज्ञानिक ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति की, वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति की जैव परिकल्पना को प्रस्तुत किया है। उत्पत्ति की जैव परिकल्पना को प्रस्तुत किया है, तथा यह ओपेरिन का यह सिद्धांत तथा ओपेरिन का यह सिद्धांत 1936 में, यह सिद्धांत 1936 में द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक में, 1936 में द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक में प्रकाशित भी किया है, इस सिद्धांत को प्रकृतिवाद या रासायनिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को प्रकृतिवाद या रासायनिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत कृत्रिम संश्लेषण पर आधारित है। यह सिद्धांत कृत्रिम संश्लेषण पर आधारित है। इसे कृत्रिम संश्लेषणवाद भी कहते हैं। इसे कृत्रिम संश्लेषणवाद भी कहते हैं। हेडिंग डालेंगे सिद्धांत के अनुसार।
लिखेंगे पहला नंबर। प्रथम जीवन की उत्पत्ति नंबर फर्स्ट में लिखेंगे। प्रथम जीवन की उत्पत्ति, प्रथम जीवन की उत्पत्ति समुद्री जल से हुई होगी। प्रथम जीवन की उत्पत्ति समुद्री जल से हुई होगी। अतः जीवन की उत्पत्ति के लिए, अतः जीवन की उत्पत्ति के लिए जल का होना आवश्यक है। इन्होंने क्या कहा कि प्रथम जो जीवन की उत्पत्ति है वह किससे हुई होगी? जल की। इसलिए जीवन में जल का होना आवश्यक है। नंबर सेकंड लिखेंगे। पृथ्वी के आद्य वातावरण में मुक्त, पृथ्वी के आद्य वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित थी। इन्होंने बताया कि पृथ्वी में क्या उपस्थित थी? ऑक्सीजन उपस्थित थी। लेकिन संपूर्ण ऑक्सीजन रासायनिक संयोग में प्रयुक्त हो गई। लेकिन संपूर्ण ऑक्सीजन रासायनिक संयोग में प्रयुक्त हो गई। अतः पृथ्वी का आद्य वातावरण, अतः पृथ्वी का आद्य वातावरण अपचाई था, वातावरण अपचाई था। जीवन की इस परिकल्पना, जीवन की इस परिकल्पना को दो भागों में बांटा गया है। जीवन की इस परिकल्पना को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक रासायनिक जैव विकास, नंबर एक रासायनिक जैव विकास और नंबर सेकंड है जैविक जैव विकास। तो इस दो भागों में से बांट दिया गया है। पहला क्या था? रासायनिक जैव विकास। तो रासायनिक जैव विकास के अंतर्गत क्या आता है? आप जानते हैं कि इसमें ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ जो कोशीय संगठन के लिए आवश्यक होते हैं। कैसे होते हैं? जो कोशीय संगठन के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखिए, लिख लीजिए इसमें हेडिंग पहली डालेंगे आप, रासायनिक जैव विकास। हेडिंग डाल लीजिए ये वाली, रासायनिक जैव विकास। और रासायनिक जैव विकास में लिखेंगे रासायनिक विकास के अंतर्गत, रासायनिक विकास के अंतर्गत ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ है, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ है जो कोशिकीय संगठन के लिए, जो कोशिकीय संगठन के लिए आवश्यक होते हैं, जो कोशिकीय संगठन के लिए आवश्यक होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो कौन कौन से परमाणु प्रावस्था है, आणविक अवस्था है, प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति है। इस प्रकार से उन्होंने कई बताए हैं अपने। तो इसे निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर एक लिखें, परमाणु प्रावस्था। हेडिंग डालेंगे परमाणु प्रावस्था। देखिए, हम इसके अंतर्गत आपको नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मांड है, आकाश है, अंतरिक्ष में अनगिनत तारे हैं, ये नक्षत्रों का एक जटिल क्या है? तंत्र है, उपस्थित है। तो ब्रह्मांड आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, ये व्याख्या पहले पूर्व में बताया जा चुका है। और सौर परिवार की उत्पत्ति बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार हुई है, जो उन्होंने बताया। क्या बताया था कि गैसीय बादलों के कण
मध्य टकराव हुआ, विस्फोट हुआ, बहुत से रासायनिक तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि उत्पन्न हुए थे और समय के साथ साथ ये गैस ठंडे हो गए और इसमें क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल भी था और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मात्रा थी वह किसकी थी, हाइड्रोजन की। तो ये आपका पहला परमाणु प्रावस्था। दूसरी हेडिंग आणविक अवस्था। तब आणविक अवस्था में समझेंगे क्या है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझिए। तो आणविक अवस्था में कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर प्राथमिक वातावरण में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी थी, लगभग 90%। और वे सब कैसे थे, क्रियाशील थे। इन्होंने ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण किया जिसमें O2 पूर्णतः समाप्त हो गई और वातावरण। तो इस प्रकार से क्या आणविक प्रावस्था हुई। नंबर 3 प्रारंभिक कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। नंबर 3 में लिखेंगे प्रारंभिक कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। अब सुनिए कि प्रारंभिक कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ज्वालामुखी के जो क्या होता था, निरंतर ये फटता रहता था, इससे जो लार्वा निकलता था वह भ्रूणकोट के ताप से भी कम होने लगा और उच्च ताप पर जल अब भी जल वाष्प के रूप में उपस्थित है। यानी कि जब ताप था तो क्या हो रहा था, जल वाष्प, वो आज भी क्या हो रहा है, जल वाष्प। तो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन और कार्बन के तत्व लावा में उपस्थित तत्वों के साथ संयोग करने लगे। इस प्रकार नाइट्राइट कार्बाइड का निर्माण हुआ। चौथा लिखेंगे सरल कार्बाइड व जटिल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। चौथे में है सरल कार्बनिक व जटिल कार्बनिक यौगिकों की। तो देखिए सरल में क्या है कि पृथ्वी पर लगातार वर्षा होने से उसके ताप में कमी आई और स्थल मंडल पर जो उपस्थित गड्ढे थे वे भर गए। तो इस प्रकार जो गड्ढे भर गए वो क्या हो गया, समुद्र का निर्माण। यानी कितने लगातार वर्षा होती रही, जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, समुद्र का निर्माण हुआ। इस प्रकार जब तापमान 100 डिग्री से भी कम हो गया तो पृथ्वी पर जल रुकने लगा, लेकिन अब भी यह जल गर्म था। आदि सागर के इस जल में बड़ी मात्रा में आदि वायुमंडल के सरल कार्बनिक यौगिक मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बनिक व नाइट्राइट उपस्थित थे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इन्होंने अपने मत दिए और अब इस मत के अंतर्गत हमने आपको बताया। तो बस थोड़ा सा और लिखेंगे कि आदि पृथ्वी पर निर्मित होने वाले कुछ उत्पाद। आदि पृथ्वी पर आदि पृथ्वी पर निर्मित होने वाले कुछ उत्पाद। आदि पृथ्वी पर निर्मित होने वाले कुछ उत्पाद। तो लिखिए एकदम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिर लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्षार, न्यूक्लिक अम्ल क्षार, अमीनो और शर्करा। सबसे पहले लिखेंगे फार्मेटम, फिर लिखेंगे एसिटिकम,
लिखेंगे प्रोपियोनिक अम्ल, कसीय अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, और ये है शैक्षणिक अम्ल। सबसे पहले इसमें जो हमने छाप ले हैं इसमें आएगा आपका एडेनिन, ग्लाइसिन, सीधी एवं साकेत, सीधी एवं साकेत। दूसरा है एसिटिक अम्ल, ग्वानिन और एलिनिन, पेंटोस एवं हेक्सोस, फिर है प्रोपियोनिक यानी कि जेंथेन, इसमें कोई शर्करा नहीं, ठीक है, इतना भी नहीं। फिर इसमें है हाइपोजेंथेन, और इसमें है अल्फा अमीनो यूरासिलिक अम्ल। इसमें है साइटोसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, इसमें है यूरेसिल, प्रोलीन और इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है सेरीन है, थ्रियोनीन, एस्पार्टिक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आदि पृथ्वी पर जो निर्मित हुए कुछ उत्पाद कार्बोक्सिलिक थे, न्यूक्लिक थे, एमिनो थे और शर्करा थे। कार्बनिक अम्ल हुआ एडेनिन, न्यूक्लिक अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल थे वो आपके थे कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, कसीय अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और शैक्षणिक अम्ल। ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल पृथ्वी पर निर्मित हो गए। जब क्या हुआ, विस्फोट हुआ, फिर न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से बने, एडेनिन, ग्वानिन, जेंथेन, हाइपोजेंथेन, साइटोसिन, यूरेसिल और कितने क्या बने आपके न्यूक्लिक अम्ल बने। इसी प्रकार अमीनो अम्ल कौन से बने, ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, अल्फा अमीनो ब्यूटरिक अम्ल, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, सेरीन, थियोनीन, एस्पार्टिक अम्ल। ये आपके अमीनो अम्ल बने। और शर्करा क्या होती, सीधी एवं साकेत, पेंटोस एवं हेक्सोस। तो सभी बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि आदि पृथ्वी पर क्या निर्मित हुए,
उसमें क्या थे, कार्बोनिलिक अम्ल थे, न्यूक्लिक अम्ल थे, अमीनो अम्ल थी और शर्करा। तो सभी बच्चे इस चार्ट को नोट कर लीजिए। इसके आगे कल हम आपको मिलर का प्रयोग बताएंगे कि मिलर ने किस तरीके से प्रयोग किया और किस तरीके से गैसों को बताया कि किस तरीके से गैसें प्राप्त हुई। नोट कर लीजिए सभी लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है।